Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so people are doing well and enjoying a happy and healthy life. Dear students, I welcome to all of you on my YouTube channel, Study Station. Dear learners, today we are going to start a new series. आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हम जिस तरह बीएस इंग्लिश सेमेस्टर 8 के सब्जेक्ट्स को हमने डिस्कस किया था, इस सीरीज के अंदर हम बीएस इंग्लिश सेमेस्टर 4 के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे. So the very first subject that we are going to start today is short stories. जी, तो आज हम जिस सब्जेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं वो बीएस इंग्लिश सेमेस्टर 4 के अंदर एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जिसका नाम है शॉर्ट स्टोरीज. तो आज हम इस सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं. So the very first short story that we are going to discuss is द मैन ऑफ द क्राउड. जी, आज जिस शॉर्ट स्टोरी का आगाज हमने करना है उसका नाम है द मैन ऑफ द क्राउड एंड दिस शॉर्ट स्टोरी इज रिटन बाय एडगर एलन पो. और इस शॉर्ट स्टोरी को जिसने लिखा है उसका नाम है एडगर एलन पो. ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है. अब किस तरह से इस सीरीज को लेके चल रहे हैं पहले वो देख लेते हैं, बाद में हम इस शॉर्ट स्टोरी को देखेंगे और बाकी सारी चीजें देखेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, in this series we are going to cover each and everything in only one video. एक ही वीडियो के अंदर हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो होगी, उस वीडियो के अंदर हम राइटर के बारे में पढ़ा करेंगे और स्टोरी के बारे में पढ़ा करेंगे. उस स्टोरी के रिलेटेड जो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसको भी डिस्कस किया करेंगे. एंड एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के रिलेटेड जो उस शॉर्ट स्टोरी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस सब्जेक्टिव पार्ट के, वो भी हम इंशाल्लाह अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया करें. तो एक ही वीडियो के अंदर उस स्टोरी के रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा वो हर एक चीज हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करें. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट मी टेक यू टू द आवर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी दैट इज द मैन ऑफ द क्राउड. अब स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट स्टोरी राइटर एडगर एलन पो. एडगर एलन पो was born in 1809 and he died on 1849. 1809 में इस बंदे की जो पैदाइश होती है वो अमेरिका के अंदर होती है और इसकी जो डेथ होती है वो 1849, 40 साल की उम्र में वो भी अमेरिका के अंदर ही होती है. एडगर एलन पो को क्यों अहम समझा जाता है? क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी जब रिटन फॉर्म में आई थी, सो ही वाज द ओनली वन कि जिसकी वजह से शॉर्ट स्टोरी ओरिजिनेट हुई थी. That's why he is one of the very important figure in short story, and he is also known as the leading figure in American Romantic movement. अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट का ये एक लीडिंग फिगर भी समझा जाता है. व्हाट इज अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट इज? असल में रोमांटिक मूवमेंट अमेरिका के अंदर है क्या चीज? इसका जो आगाज हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि 1820 के अंदर हुआ था और कुछ लोगों के मुताबिक इट वाज स्टार्टेड इन 1835. कुछ 1820 में इसका आगाज कहते हैं और कुछ कहते हैं कि 1835 के अंदर हुआ था, लेकिन इसका जो एंड होता है इस मूवमेंट का वो 1860 1860 में इसका एंड होता है. अब इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या था? अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट ये एक इनलाइटमेंट की लिटरेरी और आर्ट की मूवमेंट समझी जाती है, क्योंकि इस एज के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर जिन राइटर्स ने लिखा उन्होंने दिल से, जज्बात से, इमोशन से, थॉट से इनके रिलेटेड लिखा. और इस एज के, इस मूवमेंट के जो राइटर्स है वो ये समझते थे या वो ये कहते थे कि इंसान को सिर्फ दिमाग से ही नहीं, दिल से भी चीजों को लिखना चाहिए या दिल से भी कुछ रस्तों का इंतखाब करना चाहिए. जो इस मूवमेंट के राइटर्स थे वो इस चीज पे बिलीव रखते थे. कुछ फैसलों का कुछ चीजों का जो फैसला वो आपको जज्बात से, इमोशन से और दिल से भी करना चाहिए, ना कि आपको दिमाग से करना चाहिए. तो इस मूवमेंट का जो लीडिंग फिगर है वो एडगर एलन पो साहब ही समझे जाते हैं. ये दो चीजें इसके बारे में ज़हन में रखनी है. And his style was about the mysteries and macabre. ये जो लिखा करता था, इसका जो लिखने का स्टाइल था वो दो चीजों पे मोहित किया करता था, वो दो चीजों पे बेस किया करता था. एक मिस्ट्रीज के ऊपर और दूसरा मैकेब्रा के ऊपर. व्हाट इज मिस्ट्री, व्हाट इज मैकेब्रा? बेसिकली मिस्ट्री क्या होती है? ऐसी चीज जो पोशीदा होती है, छुपी होती है, हिडन होती है. इसकी जब आप राइटिंग्स देखते हैं, इसका जो वर्क लिखा हुआ देखेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ ना हिडन चीजें मिलेंगी. और उन हिडन चीजों का मीनिंग निकालने के लिए यू हैव टू गिव योर फोकस. आपने अपना मुकम्मल ध्यान देना होता है, तब जाके आप जब गहराई में जाएंगे तब आप उनके मीनिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं. तो ऐसी चीजें जो पोशीदा हो, हिडन हो,
और उनको फोकस की बिना पर उनको ध्यान दे के जब आप बाहर निकालते तो वो मिस्ट्रीज होती है। नंबर टू, मैकेब्रा। व्हाट इज मैकेब्रा? अगर आप कोई ऐसी रिटर्न फॉर्म देखें, ऐसी लिखी हुई चीज देखें जिसके अंदर आपको खौफ नजर आए, जिसके अंदर आपको डर नजर आए, जिसके अंदर आपको तकलीफ नजर आए, जिसके अंदर आपको परेशानी नजर आए, वो बेसिकली जो वर्क लिखा हुआ था वो मैकेब्रा कहलाता है। तो जो भी आप एडगर एलन पो साहब के वर्क्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट्स मिलेंगे और कुछ मैकेब्रा के एलिमेंट्स मिलेंगे। So the story which we are going to discuss, the man of the crowd, is basically is a mystery. ये भी एक किस्म की मिस्ट्री ही कहलाएगी क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हिडन हैं। उन हिडन चीजों को हमने बाहर निकाला और कब बाहर निकालेंगे? जब हम उसकी गहराई में जाएंगे, जब उस शॉर्ट स्टोरी की डेप्थ में जाएंगे, तभी हमें वो जो हिडन चीजें होंगी वो मिल सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन आवर शॉर्ट स्टोरी, द मैन ऑफ द क्राउड। जी, अब हम आगाज करते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी द मैन ऑफ द क्राउड को। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो जहन में रख लीजिएगा। द मैन ऑफ द क्राउड के अंदर जस्ट टू कैरेक्टर्स है। नंबर वन इज नरेटर एंड नंबर टू इज ओल्ड मैन। हु इज नरेटर, हु इज ओल्ड मैन? ये शॉर्ट स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें नजर आ जाएगी। इसके अंदर अगर आप पर्सन की बात करें, नरेशन की बात करें, तो इसके अंदर जो पर्सन का यूज हुआ हुआ है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज हुआ। मीन्स के जो राइटर है एडगर एलन पो, वो अपनी ही जात की बात कर रहा होगा और वो नरेटर के थ्रू, जो नरेटर होगा वो फर्स्ट पर्सन ही होगा। मीन्स के जो राइटर है वो अपनी ही जिंदगी के बारे में हम तक चीजें पहुंचा रहा होगा। हु इज ओल्ड मैन? बेसिकली ये एक मिस्टीरियस चीज है। इसी मिस्टीरियस चीज को हमने बाहर निकालना है और कब निकालेंगे? जब हम शॉर्ट स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कैरेक्टर ज़हन में रखिए, इसका जो नरेशन है वो ज़हन में रखिए और जो थीम्स वगैरह सिंबल वगैरह वो हम इंशाल्लाह एंड पे उनको देखने की कोशिश करें। सो लेट्स बिगिन आवर शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी का आगाज किस तरह से होता है? शॉर्ट स्टोरी का जो आगाज होता है वो एक बहुत ही फेमस लाइन से होता है और ये जो फेमस लाइन है ये जर्मन बुक से ली गई है। अब इस जर्मन बुक के अंदर से एक लाइन ली गई है जो इस शॉर्ट स्टोरी का आगाज उस लाइन से होता है। और वो लाइन क्या है? वो लाइन जर्मन लैंग्वेज में वो लाइन ये लिखी हुई है, इट लास्ट रिच निच लेसन। जी, दिस इज द लाइन कि जिससे इस शॉर्ट स्टोरी का आगाज होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि देयर आर सम बुक्स इन द वर्ल्ड हु डज नॉट परमिट इटसेल्फ टू बी रीड। कि दुनिया के अंदर कुछ किताबें आपको ऐसी भी नजर आती है, ऐसी भी दिखाई देती है कि जो खुद ही अगले बंदे को, पढ़ने वालों को इजाजत नहीं देती कि वो उनको पढ़े। क्यों? क्योंकि कुछ किताबें पोशीदा होती है, कुछ किताबों के अंदर ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, कुछ किताबों के अंदर कुछ ऐसे राज होते हैं कि वो हर एक बंदे को इजाजत नहीं देते कि वो उनको पढ़े और उनको अच्छे तरीके से समझे। तो इसी शॉर्ट स्टोरी का जो आगाज होगा वो इस लाइन से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो करेक्टर्स होंगे वो भी इसी तरह के होंगे कि वो खुद को इजाजत तो नहीं देंगे कि भाई दूसरे लोग उनके साथ अटैच हों, दूसरे लोग उनके साथ कम्युनिकेट करें और दूसरे लोग उनको समझने की कोशिश करें। किस तरह से? शॉर्ट स्टोरी के जरिए हम समझने की कोशिश करें। जी, दो करेक्टर्स, ये आपका नरेटर है और दूसरा आपका ओल्ड मैन। और ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये अभी अभी एक बीमारी से सेहतयाब हो गया है। एंड यू नो वेरी वेल कि जब बंदा बीमारी से सेहतयाब हो के आता है एंड ही जस्ट वांट टू बी रिलैक्स, वो आराम चाहता है, वो सुकून चाहता है। इसी गरज से जो नरेटर है वो आराम और सुकून की गरज से एक कॉफी शॉप के अंदर बैठा होता है और उस कॉफी शॉप का नाम होता है डी कॉफी हाउस। ये उस कॉफी हाउस का नाम होता है जिसके अंदर वो सुकून से बैठा कॉफी पी रहा होता है। उसकी लैब के अंदर एक अखबार पड़ा होता है और वो एक सिगार पी रहा होता है। उसके साथ कोट भी पड़ा होता है, उसकी एक अम्ब्रेला भी पड़ी होती है और जो बैठा होता है वो एक कॉफी शॉप की विंडो के सामने बैठा होता है। एक बड़ी सी विंडो लगी होती है और उस विंडो के बाहर का जो नजारा है वो उसको साफ साफ नजर आ रहा होता है और उस नजारे को देख के ना ही वाज सो मच फैसिनेटेड। उसको बाहर का नजारा बड़ा ही खूबसूरत लग रहा होता है। बाहर एक मेन रोड है, मेन रोड से ना बहुत से लोग आ जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है और ये इन सब चीजों को, इस सब नजारे को वो देखने बड़ा ही खुश हो रहा है। अब जो वक्त आ रहा है वो 4 से 5 बजे का वक्त हो चुका है। शाम जो वो छाना शुरू हो गई और उस सड़क के ऊपर जो लैंप्स लगे होते हैं ना वो ऑन होना शुरू हो गया और वो हल्की हल्की सी लाइट देना शुरू कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से उस एरिया की, उस जो सीन है उसके अंदर खूबसूरती के अंदर इजाफा हो चुका है। अब वो बंदा वहीं पे बैठा हुआ है और हर एक बंदे को बड़े ही इत्मीनान से, बड़ी ऑब्सेशन से ना उनको देख रहा है। वो क्या देखता है कि हर एक जात का बंदा वहां से गुजर रहा है, हर एक प्रोफेशन का बंदा वहां से गुजर रहा है। वहां से जूनियर क्लर्क्स गुजर है, वहां से सीनियर क्लर्क्स गुजर है,
वहां से गैम्बलर्स गुजर रहे हैं, वहां से ड्रंकर्स गुजर रहे हैं, वहां से यंग गर्ल्स, वहां से फीमेल, वहां से मैन, वहां से स्कूल टीचर, मीन्स कि हर एक प्रोफेशन का जो बंदा है ना वो उस सड़क से गुजर रहा है। अब उसको कैसे पता चलता है कि इस बंदे का प्रोफेशन ये हो सकता है, उस बंदे का प्रोफेशन ये हो सकता है? बिकॉज ऑफ द गेटअप, बिकॉज ऑफ द ड्रेसिंग स्टाइल। उन बंदों ने ड्रेसिंग स्टाइल ही इस तरह का किया होता है कि ये जो नरेटर होता है ये ऑब्जर्व कर देता है कि इसका जो प्रोफेशन होगा वो ये होगा। अगर उसने ब्लैक कोट पहना हुआ है इट मीन्स के वो लॉयर है। उसने अगर एक ड्रेस कोड पहना हुआ है, उसने ड्रेस शर्ट पहनी हुई है, ड्रेस पैंट पहनी, इट मीन्स के इज द टीचर। अगर उसने रफ सी जो अपने ड्रेसिंग की है तो वो गैम्बलर भी हो सकता है, वो ड्रंकर भी हो सकता है। इसी तरह की मीन्स के उनका जो आउटकम्स है ना, इनसे वो अंदाजा लगा लेता है कि इस बंदे का जो प्रोफेशन होगा वो ये होगा। हर एक बंदा उसके सामने से गुजर रहा है और ये उन सबको ना नोटिस कर रहा है। अब उन्हीं बंदों के अंदर से एक बंदा जा रहा है जो कि नाम उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़ा है। ऑलमोस्ट जो उसकी एज होगी वो 65 ईयर्स ओल्ड और 70 ईयर्स ओल्ड। 65 से 70 साल का एक बूढ़ा आदमी उनके अंदर से गुजर रहा है। इस बंदे की नरेटिव की जो नजर पड़ती है ना वो उस 65 साल या 70 साल के बूढ़े आदमी पे पड़ती है। एंड दैट सीन अट्रैक्ट्स हिज अटेंशन। और वो जो सीन उसको मिलता है जब बूढ़ा आदमी उन उस हजूम के अंदर से गुजरता है तो वो उसकी अटेंशन को खींच लेता है। ये ऑब्सेस्ड हो जाता है कि मैंने इस बंदे का पीछा करना है। अपना कोट उठाता है, अपनी छड़ी उठाता है और उसके पीछे निकल जाता है। अब उसका पीछा करना शुरू करता है। रश बहुत ज्यादा होता है, इतना रश ज्यादा होता है कि एक दफा वो बूढ़ा आदमी जो होता है वो उसकी नजर से ओझल हो जाता है। इसको पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे चला गया। अब ये तेज तेज चलना शुरू कर देता है, तेज तेज चलता गया तो इसकी जो नजर पड़ती है वो बूढ़ा आदमी इसको नजर आ जाता है। अब ये उसके पीछे पीछे बूढ़ा आदमी आ गया, ये उसके पीछे पीछे बूढ़ा आदमी आ गया। चलते गए चलते गए चलते गए, रात का अंधेरा हो गया, बारिश बहुत तेज स्टार्ट होगी, मूसलाधार बारिश स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसके पास एक हैंगर चीफ होता है, ये अपने फेस के ऊपर जिस तरह हम मास्क नहीं लगाते ये उस तरह उस हैंगर चीफ को अपने चेहरे पे लपेट लेता है। बूढ़े आदमी के पीछे चला जा रहा है, बूढ़ा आदमी पीछे नहीं देख रहा, दाएं बाएं नहीं देख रहा, बस जिस तरफ लोग उसको नजर आ रहे हैं उस तरफ निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। अब ये एक क्रॉस स्ट्रीट के अंदर आता है। एक स्ट्रीट है का नाम है जिसका नाम क्रॉस स्ट्रीट है। अब क्रॉस स्ट्रीट से कभी बूढ़ा आदमी इस साइड पे निकल जाता है, कभी इस साइड पे निकल जाता है, कभी इस साइड पे, कभी इस साइड पे। अब ये उसका पीछा करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। क्रॉस स्ट्रीट से निकल के ये आ जाते हैं स्क्वायर स्ट्रीट की तरफ। अब स्क्वायर स्ट्रीट में 1 घंटा ये वॉक करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। स्क्वायर स्ट्रीट से निकल के ये आ जाते हैं बाय स्ट्रीट की तरफ। बाय स्ट्रीट में वॉक करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, इस तरह वॉक करते करते जहां जहां रश नजर आता है वहां वहां बूढ़ा आदमी उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। जहां से रश कम होता है वहां से बूढ़ा आदमी अपना जो रुख है वो बदल देता है। जहां तक रश मौजूद होता है वो वहां तक वहां पे वॉक करता ही रहता है, करता ही रहता है। लेकिन जहां पे रश खत्म वहां पे बूढ़ा आदमी अपना जो रुख है वो चेंज कर देता है। अब इसी तरह वो 3 स्ट्रीट चेंज करता है, पहली क्रॉस स्ट्रीट, दूसरी स्क्वेयर स्ट्रीट और तीसरी बाय स्ट्रीट। अब ये स्ट्रीट को कवर करने के बाद यहाँ पे जब रश कम हो जाता है तो वो अपना रुख मार्केट की तरफ कर देता है। ऑलमोस्ट 10 से 11 बजे का टाइम होता है। मार्केट के अंदर जो दुकानें अभी तक ओपन होती है, ये हर एक दुकान के अंदर जाता है, कुछ चीजों को एग्जामाइन करता है, देखता है कि इनकी प्राइस क्या है। जिस तरह हम विंडो शॉपिंग करते हैं, हर एक चीज को देखते हैं लेकिन हम खरीदते कुछ भी नहीं, इसी तरह ये हर एक चीज को देखता है, एग्जामाइन करता है और निकल आता है, देखता है, एग्जामाइन करता है, निकल आता है, बाहर आता है। बाहर आते साथ ही बाहर में एक बहुत बड़ा घड़ियाल लगा होता है, क्लॉक लगा, उसके ऊपर ना 11 बजे होते हैं। मीन्स के इस वक्त 11 बज चुके थे, सारी शॉप्स बंद होना शुरू हो चुकी थी। जैसे शॉप्स बंद होना शुरू होते हैं, रश कम हो जाता है तो ये अपना रुख मार्केट से फिर एक सड़क की तरफ करता। अब चलता गया चलता गया चलता गया, जहां से इसने अपने सफर का आगाज किया था डी कॉफी हाउस से, अब ठीक 11 बजे ये उसके सामने आ जाता। मीन्स के ये पूरा एक गोल चक्कर ही लगा रहा था। अब जब 5 बजे से अपना सफर आगाज किया था डी कॉफी हाउस से, उस वक्त तो यहाँ पे बहुत रश था। लेकिन जब 11 बजे उसी जगह पे वापस आया था तब वहां पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं। सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन। वहां से इसने अपने सफर का आगाज फिर से कर दिया, फिर निकल गया कि ये रिवर की तरफ, दरिया की तरफ। दरिया के ऊपर रश होता है, वहां पे कुछ देर चलता फिरता है, लेकिन 11-12 बजे के बाद वहां से भी रश खत्म हो जाता है। जैसे 12 बजे वहां से रश खत्म होता है, ये रिवर से अपना जो रुख बदलता है वो थिएटर की तरफ चला जाता है जहाँ पे मूवीज वगैरह चलती है। थिएटर की तरफ आता है तो वहां से लोग बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, वहां पे रश होता है, ये उन लोगों के साथ चलना शुरू कर देता है। अब थिएटर के अंदर से कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल निकलता है जिनके अंदर 10-12 लोग मौजूद होते हैं।
ये वो जो ग्रुप चल रहा होता है 10 से 12 लोगों का, उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अब 10-12 लोगों का जो ग्रुप होता है, एक एक करके सारे एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब 2-3 लोग रह जाते हैं तो इसका जो हजूम है वो खत्म हो जाता है, ये फिर अपना रुख बदल लेता है। अब ये जो थिएटर से निकलने के बाद अपना जो आखिरी मंजिल तय करता है वो करता है टेम्पल की तरफ। आपको पता है ये दरबार वगैरह जो मुसलमानों को, इसी तरह उनके टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे रश मौजूद होता है। तो 12-1-2 बजे ये निकल जाता है टेम्पल की तरफ, जहाँ पे लोग अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां पे ये चलना शुरू कर देते हैं टेम्पल की, कभी इधर तरफ कभी उस तरफ कभी उस तरफ। और ये जो नरेटर ये अभी तक उसके पीछे कि ये बंदा कर क्या रहा है, चाह क्या रहा है। अब इस तरह करते 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 सुबह के 4 या 5 बजे टेम्पल से निकला, फिर वहीं पे आ गया जिससे इसने अपने सफर का आगाज किया। डे कॉफी हाउस से अपने सफर का आगाज करता है, वहीं पे आ जाता है। अब सुबह का टाइम होता है क्योंकि वो मेन रोड होता है, सुबह के वक्त फिर आज लोगों का जो हजूम है वो उस टी कॉफी हाउस के सामने सड़क पे लगना शुरू हो जाता है। अब बूढ़ा आदमी आता है तो उसका जब पता चलता है कि यहाँ पे फिर रश आ गया, यहाँ पे फिर हजूम आ गया, तो फिर उस हजूम के साथ मिल जाता है, फिर चलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो नरेटर होता है उसकी जो हिम्मत है वो जवाब दे देती है, वो कहते हैं कि अब मुझसे इसका पीछा नहीं होगा, क्योंकि दिस man is the man of the crowd and this man does not permit himself to be led। ये वो बंदा है जो हजूम वाला बंदा है, और ये जो आदमी है बूढ़ा आदमी ये नहीं चाहता क्योंकि बंदा इसकी जिंदगी के बारे में पढ़े। तो यहीं पे जो शॉर्ट स्टोरी है उसका एंड हो जाता है। अब आपने यहाँ पे एक चीज गौर की होगी, अब इस चीज के अंदर आपने देखा होगा कि ये कुछ चीजें ना हमारे मॉडर्न एज के जो लोग हैं उसको सिंबलाइज करते हैं, उसकी तरफ सिग्निफाई करते हैं कि हर एक बंदे के इर्द गिर्द तो बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, मौजूद है, लेकिन उस रश के बावजूद, उस हजूम के बावजूद भी हम अपनी जात के अंदर खुद को तनहा, खुद को अकेला, खुद को आइसोलेशन के अंदर तस्लीम करते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद होंगे, लेकिन लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी हम खुद को बहुत अकेला तस्लीम करेंगे। ये पहली चीज जो मुझे समझ में। दूसरी चीज ये कि अगर आपने इमेजिनेशन की होगी, आप एक जगह पे बैठे होंगे, लेकिन व्हेन यू इमेजिन समथिंग तो आप इमेजिनेशन के अंदर बहुत दूर तक निकल जाते हैं, आप पूरी दुनिया की सैर करके वापस आ जाते हैं। आप बैठे एक ही जगह पे हुए, लेकिन जब आप इमेजिनेशन करते हैं तो आप पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे होते हैं। सेम इज द केस विद दैट नरेटर, कि जहां से वो अपनी मंजिल का आगाज करता है वहीं पे वो अपनी मंजिल का एंड भी करता है। जहां से उसने सफर का आगाज किया वहीं पे वो सफर का इख्तिताम भी करता है। जिस हम इमेजिनेशन जहां पे बैठ के करेंगे, जब इमेजिनेशन खत्म होंगी हम खुद को वहीं पे पाएंगे। ठीक है जी? तो ये दो चीजें इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में जहन में रखिएगा। सो दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी। लेट्स कम टू इट्स ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पे चलेंगे। हर एक एमसीक्यूज के जो टाइमर चलेगा वो तकरीबन 5 से 10 सेकंड्स तक चलेगा। अपने आंसर को सोच लीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, और आपको ऑप्शन ठीक लगे तो अपने जहन में उस आंसर को करेक्ट क्लास के तौर पे कीजिएगा। सो हियर वी गो टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट।
जी, these were your MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपके मोस्टली जो आंसर्स हैं वो ठीक ही हुए हैं। अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। अब इसी तरह जिस तरह आपके एमसीक्यूज चले, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की एक सीरीज चलेगी। 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, उनको आप अपनी नोटबुक्स पे अपने जो रजिस्टर्स हैं उन पे नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो वो इस शॉर्ट स्टोरी को समझ के अपने ही लिहाज से इसके नोट्स बना लीजिएगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत होगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप किस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह वो विल सॉर्ट इट आउट ऑफ योर कंफ्यूजन। So this was all about your short story, The Man of the Crowd, which is written by Edgar Allan Poe. Thank you so much. Have a nice day to all of you.